तो लीजिए साथियों, आज अपन लेते हैं वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये कौन सा टॉपिक है, कोई ऐसा भारी टॉपिक तो है नहीं जिसको हमें अलग से पढ़ना पड़े और इस वीडियो को देखने से क्या फायदा, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो टॉपिक है आपको मालूम होगा कि ये एलिमेंट्री क्लासेस से लेकर के 10th लेवल तक ये वर्ग और वर्गमूल टॉपिक चलता रहता है किसी न किसी रूप में। और इस टॉपिक को हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में डाल रखा है, चाहे वो रेलवे का हो, रीट मेंस लेवल 1-2 हो, पटवारी हो, वीडियो हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक तो उसमें होता ही है। अब जब होता है, लेकिन हमें तो लगता है कि ये टॉपिक बहुत इजी है, इस टॉपिक को क्या पढ़ना, और ये सोच करके हो सकता है आपके मन में भी आ रहा हो कि इस टॉपिक को क्या पढ़ना, चलो यार छोड़ो, स्किप करो। फिर मैं एक बात पूछना चाहूंगा, उसके बाद आप स्किप करना अगर करना भी चाहो। आपके सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है, आपको ये बात जानकारी में है, और पेपर में जब इसका क्वेश्चन आ जाता है तो आपके मन में एक बार क्वेश्चन आता है या नहीं, या ऐसा डर बैठता है कि नहीं बैठता है कि अरे कहीं ये क्वेश्चन मेरे रोंग नहीं हो जाए। अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन जरा सा भी मन में लगता है कि अरे ये तो वर्ग और वर्गमूल का सवाल है, कहीं गलत नहीं हो जाए, अगर जरा सा भी लगता है तो फिर स्किप मत करना और इसको पूरा देखना, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल टॉपिक दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके जो सवाल आते हैं वो बहुत ही अलग तरह के आते हैं। हमारे एग्जाम में एक बार तो जैसे आता है सामने तो हमारा माइंड एक बार तो घन चक्कर बन जाता है। तो वो घन चक्कर नहीं बने, इसके लिए इस वीडियो को देखिए। इसके पहले में 2026 का जो रीट मेंस का एग्जाम है, जो भी विज्ञप्ति निकलेगी, इसके लिए मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने रेशनल इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन, इसके अलावा एक्सपोनेंट लो, इस पर 2 वीडियो ले लिए हैं। आज मैंने इसी पर PYQs का डाला है, आप लोग जुड़े होंगे जरूर, नहीं तो आप भी देख लेना। मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें ली। देखिए, आपको अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना, और इनको आप ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द चलेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। हम लेते हैं वर्ग और वर्गमूल। साथियों, अब वर्ग और वर्गमूल में हम कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें? सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए कि वर्ग और वर्गमूल में 1 से लेकर के ज्यादा नहीं 30 तक की संख्याओं के वर्गमूल कोशिश करिए कि वो याद ही रहे। हालांकि आप रीट मेंस देने जा रहे हो तो कम से कम ये तो आपको पता ही होगा और आपने याद कर भी रहे होंगे। 1 से 30 तक के वर्ग और वर्गमूल आप याद कर ले। पूर्ण वर्ग संख्याओं की बातें कर रहा हूं मैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर 1 से 10 तक की आप घन संख्याएं याद कर लीजिए, ये याद ही रखिए एग्जाम में अगर समय बचाना है तो, ठीक है। 1 से 10 तक की घन संख्याएं। फिर इस वर्ग और वर्गमूल में कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो देख लीजिए। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके वर्ग की बात करें तो वर्ग बता दिया कि 1 से 30 तक। वर्गमूल में क्या है, 1, या मैंने 1 से 10 तक संख्याएं लिखी है, मतलब 0 तक, ठीक है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का जो प्लेस है, इकाई का अंक, वो आपके 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। ये आपके 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। आप
इनके इकाई के अंक देख लीजिए। एक तो आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये ध्यान रखना कि अगर किसी संख्या में n अंक है, ठीक है, n अंक है, डिजिट्स, ठीक है, और अगर n क्या है, सम, इवन नंबर है, ध्यान रखना, तो उस समय उसमें उसके जो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, वो होगी n/2। और अगर n विषम है, ठीक है, तो उस समय अंकों की जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, n+1/2। ये कुछ जो जनरल चीजें कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं वो एग्जाम में, तो अपने को वह ध्यान रखना है। अब यहां में कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं लिख रहा हूं, देखना कि जिनको हम डायरेक्ट कैसे ध्यान में रखें। 5, 25, 15 रह गया है, चलो मैं 5 यहां कर लेता हूं। जैसे 35, 45, 55, इस तरीके से जिसमें इकाई का अंक 5 हो, उन संख्याओं को डायरेक्ट वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। तो जैसे 5 का तो आपको मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, 25 हो जाएगा। अब देखिए जैसे बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट वर्गमूल कैसे लिखते हैं। आपको क्या करना, 5 का डायरेक्ट पहले लिखना है स्क्वायर, ये स्क्वायर लिख दिया। फिर 1 का भी स्क्वायर करना, कितना होगा 1, और उसमें 1 जोड़ देना, तो ये 2, ये 225 हो गया। चलो 25 का ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर करो पहले, ये 25, फिर 2 का स्क्वायर किया, 2 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 6, फिर 35 का स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ा कितना 12, 45 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपके 16, 16 में 4 जोड़ो 20, और 55 का और लेता हूँ, 55 का ये 5 का स्क्वायर 25, और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30। अब इस तरीके से समझ में आ गया हो तो आप 65 का यहाँ वर्ग क्या होगा इस मेथड से तुरंत करके बताएं आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा एक बात, ये मैंने खास तौर से जिसमें इकाई का अंक 5 है उनके लिए बताया, ठीक है। यूं तो बाकी की हर तरह की संख्याओं के लिए है जो अपने वैदिक गणित चलती है उसके अंदर, लेकिन मैंने सब देखा है उसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेसी ज्यादा है। वो कॉम्प्लिकेसी या तो अपन याद रख सके डायरेक्ट तो ठीक है, और अगर याद नहीं रख सके तो ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ही सवाल कर लेंगे, हमारे सवाल सही हो जाएंगे जितना आपको मैं बता रहा हूं। तो ये एक वर्ग का तरीका जो आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए एक खास पैटर्न आपके सामने, मैंने यहाँ कुछ संख्याएं इस तरीके से लिख दी है देखने में। अब इनमें क्या खास बात है जो देखी है, बात खास क्या है, मैंने सबसे पहले 1 लिखा, आप देखिए 1 यानी कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ 4 तो आप देखो 2 स्क्वायर बराबर 4, फिर यहाँ पर 9 है तो देखिए 3 स्क्वायर बराबर 9, 16 है तो ये 4 स्क्वायर बराबर 16, 25 है तो ये 5 स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ खास बात क्या, आप यहाँ देखें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, फिर अगली पूर्ण वर्ग संख्या, और इस अगली पहली और दूसरी 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, कितनी 2, ठीक है, देख लो। फिर अगली 4 और 9 के बीच में देखिए 4 पूर्ण वर्ग संख्या, 9 पूर्ण वर्ग संख्या, इनके बीच में कितनी संख्याएं ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कितनी है ये है 4, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ऐसे ही 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर यानी कि 16 और 9, 9 और 16 दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है, इनके बीच में
कुल कितनी पूर्ण संख्याएं ऐसी जो पूर्ण वर्ग नहीं है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 संख्याएं ऐसी जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसे ही अगर यहां देखोगे तो 16 और 25 जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इन दोनों पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहां पर कितनी? 8। यानी कुल मिलाकर के आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि n और n+1 प्राकृत संख्याओं के बीच कुल ... पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। ये एक खास बात। कितनी नहीं होती है? ये होती है 2n। ध्यान रखना। देख लो आप, 1 और 2 के बीच में है तो ये अपने सबसे पहले 1 और 2 है, तो यहां देखो 2 है, n का मान अपन ने यहाँ 1 रखा, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में 2 संख्याएं। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर ये 4, यहाँ पर देखो आप 6 8, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न ये बने कि अगर 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर क्रमागत 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों की संख्याओं के बीच में कुल कितनी संख्याएं ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं है? तो कितनी होगी? यहां पर आपके कितना हुआ? n बराबर 9, ठीक है, तो ये कितनी नहीं होगी इसके अंदर? 2n, मतलब 2 × 9, यानी कि 18 संख्याएं ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना। ये यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं वो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में कुल कितनी संख्याएं ऐसी होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? कमेंट करके बताना इस मेथड से। अगर ये तरीका समझ में आ गया तो आप आराम से आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आप इतनी बड़ी संख्याओं के बीच में कहाँ करने बैठोगे, कहाँ गिनती करने बैठोगे, पेपर ही पूरा हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में एक व्यवस्थित पैटर्न होता है जो आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने कहा ना, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक है, उसमें कुछ जरूरी जो कम से कम बेसिक एलिमेंट्री बुक्स में दे रखी उनको ठीक से समझ लो। देखिए, मैंने सबसे पहले लिखा 1, फिर 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7, इस तरीके से, यानी कि मैंने क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल लिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो इनके योगफल को आप समझिए क्या आता है? दिस एंड दिस। 1 तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3 और 1 4, ठीक है, फिर 5 और 3 8 और 1 9, फिर ये 16, फिर ये 25 और ये 26 नहीं। तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। यानी आप क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो आप 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ये एक पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है? अगर वो प्रश्न पूछ ले कि 1 से, चलो ये क्वेश्चन बाद में, अपन पहले कंक्लूजन ले लेते हैं, क्वेश्चन बाद में करें। कंक्लूजन ये है कि n प्राकृत कौन सी? विषम। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ओड नंबर्स, ठीक है ना। विषम प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल हमेशा ही n स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्वेश्चन इसके बेस पे ये बने कि प्रथम
25 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो इस बेस पर आपको बताना है कि कितना होगा योगफल। कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बता दे आंसर। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने कुछ विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर्स, नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर लिखे हैं। अब यह एक खास चीज देखना, आप क्या मतलब मैजिकली चीज नजर आके देखना। ये 3 स्क्वायर, यानी मैं इसे डायरेक्ट ले लेता हूं 9, जो आपको ही पता है। ये है 25, ये 49, ये 81, ये 121 और ये 169, ऐसे और कर सकते हैं। आप अगर देखें तो ये जो क्रमागत विषम संख्याएं और उनका वर्ग है, तो इनके वर्ग को हम 1, 2 क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये देख लीजिए आप, ये 12 + 13। अब यहाँ 49 बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो यूं डायरेक्ट पता कैसे लगाएंगे। तो देखो इसके लिए एक तरीका, जैसे ये 7 है, तो आप इसमें क्या करें, 7 स्क्वायर माइनस 1/2 और दूसरा 7 स्क्वायर प्लस 1/2 कर दें। तो ये कितना हुआ, 49 माइनस 1/2 यानी कि 48, यानी कि 24, और दूसरा हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। तो देख लीजिए ये 24 + 25 के रूप में लिख दिया। सेम 81 है, तो आप 9 है, तो पहले आप 9 स्क्वायर प्लस माइनस पहले कर लो, है ना, /2, और दूसरा 9 स्क्वायर प्लस 1/2, तो ये 81 माइनस 1 80, यानी कि ये 40, और ये क्या हो जाएगा 41। तो आप देख लीजिए ये 40 + 41, यानी कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में अपन किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग को लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये इसमें अगर मान लो 11 है, तो इसका भी देख लो क्या बनेगा, 11 स्क्वायर 121, यानी कि 121 में से 100 यानी 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है 60, तो ये 60 होगा, और अगला कितना हो जाएगा 61। अब सेम ऐसे ही इसमें आप यहाँ प्लस यहाँ क्या आएगा, दोनों संख्याएं आप कमेंट करके बता दीजिए आप आंसर। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है पाइथागोरियन ट्रिक। ठीक है ना, ट्रिपल, पाइथागोरियन ट्रिपल, ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिक। तो इसके अंदर क्या है कि हम 2 तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो यूज कर सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1/2 और m स्क्वायर प्लस 1/2, या तो अपन ये यूज करें, या फिर हम यूज करेंगे 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा m स्क्वायर प्लस 1। इसके बेस पे अपन पाइथागोरियन ट्रिक या ट्रिपल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे अपन ने मान लो m = यहाँ पर ले लिया 3 ले लिया, तो देख लीजिए पहले वाले, या भले इसे कर लो, तो ये पहले वाले में 3 बना, ये 3, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 4, यहाँ बनेगा 5। अगर अपन ने m = चलो 4 ले लिया, ठीक है। अगर 4 लोगे तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ 4 अगर लेते हो आप तो इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ अगर 4 लेते हो तो 416 माइनस 1 15/2 तो अपोन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो अब आप यहाँ यूज कर लीजिए इसमें ये, तो ये यहाँ 4 लिया तो ये 8 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 माइनस 1 यानी कि 15, और 4 चौक 16 में 1 17। ये आपके पाइथागोरियन ट्रिप हो जाएगा। अब इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है, जैसे पहला वाला है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपके
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सीधे सीधा कहूं, ये समकोण त्रिभुज की क्रमशः भुजाएं हो जाएगी। ये आपके लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले की बात करें तो ये 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज में इस तरीके से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो बिल्कुल इसी बेस्ड है। ये 8, ये 15 और ये 17। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, ये मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, तो इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वैसे मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूँ तो 9th 10th का जब नंबर आता है 7th 8th 9th में खासतौर से और 10th तक, तो वहां मैं कुछ संख्याएं बिना सोचे समझे पहले लिख लेता हूं। 3 4 5 6 8 10। मैं अक्सर इन पर शॉर्ट वगैरह और छोटे मोटे वीडियो डालते रहता हूं ताकि ये याद रहे। फिर ये 5 12 13 और एक इसमें 7 24 और 25। ये पाइथागोरियन जो ट्रिपल्स है ये 10वीं तक की मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज हुए, बहुत ज्यादा जगह जगह आपको ये काम आएंगे। तो इसलिए इनको तो डायरेक्ट याद ही रख लेना चाहिए। बाकी हम चाहे तो हम ये इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिक निकाल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अगर m इक्वल टू 9 ले लिया तो उस केस में अगली दोनों संख्याएं x और y क्या होगी, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एक बार क्या हुआ कि गणित के प्रोफेसर G.H. हार्डी को लगा कि मैं यार, मेरे एक मित्र है गणितज्ञ, वो भी, उनसे मिल के आता हूं। कौन से गणितज्ञ? रामानुजन, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। जब प्रोफेसर G.H. हार्डी रामानुजन से मिलने गए तो उनको रास्ते में टैक्सी करनी पड़ी। अब जब टैक्सी से आए, वो टैक्सी में बैठे, टैक्सी में से सफर किया, उतरे, उसके पहले, बैठने से पहले उन्होंने एक चीज नोटिस की जिसको हम लोग बहुत कम नोटिस करते हैं। क्या? वैसे हम भी करते हैं लेकिन वो ऐसे लोग ज्यादा करते हैं। उन्होंने उस टैक्सी के जो नंबर थे वो नंबर नोट किए। क्या? हम जितने भी गणित वाले, अगर वास्तव में गणित में हमारा इंटरेस्ट है तो एक बात आपने नोटिस की होगी कि अगर हमें कहीं पर भी कोई नंबर, संख्या मिल जाए तो हमारा ध्यान उस संख्या के बारे में चलता रहता है और हम उस पर एनालिसिस करते रहते हैं। क्या कि वो संख्या क्या है, कैसी है, किस किस का उसमें भाग जा रहा है, उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं वगैरह। तो रामानुजन से जब मिलने गए तो उनसे मिलके क्या बात करनी, क्या करना, वो तो उनके दिमाग में रहा नहीं। वो जब उस टैक्सी में सफर कर रहे तो वो एक नंबर थी जो टैक्सी के पीछे लिखे थे, वो नंबर उनके माइंड में घूम रहे थे, उस पर वो एनालिसिस कर रहे थे। और वो नंबर क्या थे? 1729। जी हाँ, 1729 नंबर उस टैक्सी के थे और विचार करते जा रहे थे। इतने में रामानुजन का घर आ गया। तो रामानुजन के वहां जैसे गए, बैठे, टैक्सी वाला चला गया, बैठे बातचीत कर रहे। अब वहां बात करते करते भी उनके दिमाग में बस वो इस संख्या चल रही। तो उन्होंने तुरंत बाकी सारी बातें तो दूर रखी और सबसे पहले रामानुजन से कहा कि यार रामानुजन, ये 1729 जो नंबर है ना, ये बड़ी बोरियत वाली निरस संख्या है, बिल्कुल बेकार की संख्या है। रामानुजन ने कहा ऐसा क्यों? क्यों यार? क्योंकि इसमें किसी संख्या का भाग भी जाता ही नहीं, ना किसी से कटती है, ना कोई इसका फैक्टर ढंग से हो पा रहे, इसलिए निरस संख्या लगी मेरे को। तो रामानुजन ने कहा कि यार आपको अचानक इस संख्या के बारे में कहां से याद आ गया? तो हार्डी ने कहा कि ये उस टैक्सी के नंबर थे जिसमें मैं बैठ करके यहां तक आया। अब रामानुजन, क्योंकि वो भी गणितज्ञ थे और 1729 एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ये बात की था कि निरस संख्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने तुरंत माइंड लगाया। रामानुजन तो जाने माने गणितज्ञ थे, माइंड उनका कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाला था। तो उसमें क्या किया,
उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया संख्याओं को, तो वो इस तरीके से गिनते थे फटाफट। तो 1729 के बारे में जब उन्होंने विचार किया तो उनको लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तुरंत क्लिक हुआ 1728 प्लस 1, और उन्होंने देखा कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 1728 क्या है, ये है C 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। लीजिए, उन्होंने पहला फैक्टर दे दिया, पहली विशेषता बता दी। अब कहाँ रही नीरस, फिर उन्होंने और लगाया माइंड, यही नहीं रुके, उन्होंने देखा कि इसको हम 1000 प्लस 729 भी लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा, 10 पावर 3, और ये क्या हो जाएगा, 9 पावर 3। यानी कि 1729 एक ऐसी संख्या है जिसे हम दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हार्डी को भी लगा कि यार वास्तव में संख्या रोचक है, ये निरस्त नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा लगा मित्र से मिलकर, और तब से इस 1729 को कहा जाने लगा रामानुजन हार्डी संख्या। तो मैं बात कर रहा था क्यूब और क्यूबिक रूट्स, यानी कि घन और घनमूल वाले टॉपिक पर। रामानुजन हार्डी वाले इस एग्जाम्पल से मैं घनमूल की तरफ बढ़ रहा था। तो मैं बताना चाहूंगा कि घन और घनमूल को समझने के लिए आपको केवल इन संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 1 से लेकर के 10 तक की घन संख्याएं आप याद कर ले, बाकी जरूरत पड़ेगी तो अपन 3 बार मल्टीप्लाई करके यूज कर लेंगे। ठीक है, एक तो अपने को ये ध्यान रखना। दूसरी बात, घन संख्याओं के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को बता रहा हूं मैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। मैंने इसमें वर्गमूल और वर्ग के बारे में बताया, ये घन और घनमूल है। एक बेसिक जानकारी के बाद में इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में मैं घन, घनमूल और वर्ग, वर्गमूल से जुड़ी PYQs यानी अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस और आगे आने वाली जो एग्जाम्स है उनमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं वे क्वेश्चंस लेकर के और अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आप चैनल पर जरूर बने रहिए और वीडियो को लगातार देखिए। आने वाले वीडियो पर भी आप तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, अब यहां मैं बताना चाह रहा हूं क्यूबिक संख्याओं के बारे में कुछ विशेषताएं। आप देखिए 1 को 1 लिखा, 1 क्यूब, कॉमन बात। 3 प्लस 5 यानी इसके अगले वाली 2 क्रमागत विषम संख्या है, उनका योग 8, तो ये 2 क्यूब हो जाएगा। फिर अगली 3, 5 के बाद नेक्स्ट 7, 9, 11, 3 संख्याओं का योग क्रमागत विषम, तो ये 27, तो ये 3 क्यूब हो गया। फिर यहां इसके बाद में 11 के बाद कौन सी आ रही, 13, 15, 17, 19, 4 संख्याएं ली, 64 हो रहा है योगफल, तो देखो आप 4 क्यूब हो रहा है। ऐसे ही आप 21, 19 के बाद 21 बनेगी, तो 21, 23, 25, 27, 29 इनका सम करोगे, योगफल करोगे तो 125 आएगा, जो 5 क्यूब होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इसमें 125 ये हो गया, अगला जो है आपको 216 यानी कि 6 क्यूब बनाना है, तो इसके लिए यहां पर कुल कितनी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी और कहां से कहां तक की विषम संख्या है, ये आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, बस ये मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्यूब वाले जितने भी PYQs और क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो लेकर के आने वाला हूं।